हेलो फ्रेंड, लेट डिस्कस अबाउट मुगल एम्पायर। देखो, मुगल एम्पायर की भारत में शुरुआत कैसे हुई। फरगना में थे बाबर। बाबर जो कि उमर शेख मिर्ज़ा का पुत्र था और ये चंगेज़ खां के वंशज थे। तो अफ़गानिस्तान से बाबर आया। बाबर भारत क्यों आया, पहले ये समझते हैं। देखो, उस समय दिल्ली सल्तनत में दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था। इब्राहिम लोदी एक क्रूअल स्वभाव का व्यक्ति था। अब इससे दो व्यक्ति बहुत नाराज़ थे। एक था मेवाड़ का शासक राणा सांगा और एक दूसरा था दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी जो कि इसका भतीजा था। गवर्नर दौलत खां लोधी और राणा सांगा ने बाबर को निमंत्रण भेजा कि वो भारत पर आक्रमण करे। अच्छा देखो, जो राणा सांगा था उनकी सोच थी कि बाबर आएगा, यहाँ लूटपाट करेगा और चला जाएगा, जिससे इब्राहिम लोदी कमज़ोर हो जाएगा। तो उसके बाद हम अटैक करेंगे और दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। ये सोच थी राणा सांगा की। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राणा सांगा ने बाबर को इनवाइट किया था। अच्छा, बाबर आता है, अटैक करता है, लेकिन होता क्या है, और ये जो युद्ध हुआ है ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। जो इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख की फौज थी और बाबर के पास कम थी। लेकिन बाबर ने इस युद्ध में एक तो तोपखाने का यूज़ किया था, दूसरा उन्होंने इब्राहिम लोदी की सेना का इंतज़ार किया, पहले अटैक वो करें, और मतलब कुछ खाइयाँ भी बिछा के रखी ताकि उनमें वो लोग गिरते गए और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तो इस तरीके से, और इसमें फिर इब्राहिम लोदी मारा गया। इस प्रकार 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुए पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हुई और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो इसके बाद क्या हुआ कि बाबर इंडिया में जम गया, बाबर इंडिया के बाहर नहीं गया। तो ये राणा सांगा को बुरा लगा। राणा सांगा जो कि उस समय मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ आगरा सब उनके अंडर में था। तो उसके बाद राणा सांगा फिर अटैक करता है बाबर पर, क्योंकि उनको था कि बाबर तो चला जाएगा, लेकिन बाबर यहाँ नहीं गया। बाबर ने दिल्ली पे, बाबर को अच्छा लगा यहाँ का मौसम, बोला यहीं रहेंगे। उसके बाद अब होता है कि फिर 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध होता है, जिसमें फिर से बाबर की विजय होती है। फिर उसके बाद बाबर और भी युद्ध लड़ता है, जैसे एक युद्ध मेदिनी राय के साथ लड़ता है और एक अफ़गानों के साथ भी युद्ध लड़ता है। फिर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर को फिर काबुल ही दफनाया जाता है, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि उसको काबुल ही दफनाया जाए। अब चलते हैं आगे। अब बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, हिंडाल और अस्करी। हुमायूं उसका सबसे बड़ा बेटा था और सबसे प्रिय था। तो और जो दिल्ली का जो शासन है वो हुमायूं को ही मिलता है, लाहौर, काबुल ये कामरान को मिलता है। अब इसके बाद क्या होता है कि हुमायूं 22 वर्ष की अवस्था में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, और हुमायूं इतना योग्य शासक नहीं रहता। हुमायूं को फेस करना पड़ता है कि 1539 ईस्वी में एक चौसा का युद्ध होता है। चौसा के युद्ध में हुमायूं शेरशाह सूरी से हार जाता है। उस युद्ध में क्या हुआ था कि उसमें हुमायूं अपना एक वो भेजा शेरशाह सूरी के पास, अपना मैसेंजर। तो वो मैसेंजर, उस मैसेंजर को शेरशाह सूरी कुछ उपहार देता है। वो जो मैसेंजर है वो उसको शेरशाह सूरी को रियलिटी बता देता है कि हुमायूं की सेना इस समय कमज़ोर है, तुम अटैक करोगे तो जीत जाओगे। तो इस तरह से शेरशाह सूरी अटैक कर देता है और मुगल सेना, सोती हुई मुगल सेना पर अटैक करता है। इस तरह मुगल सेना वहाँ हार जाती है कि जैसे तैसे करके हुमायूं को बचा लिया जाता है। बचता भी ऐसे है कि हुमायूं एक उसमें नदी में कूद जाता है, नदी में से उसको एक भिश्ती बचा देता है। फिर हुमायूं बोलता है कि तुमने मुझे बचाया है तो मैं तुम्हें आधे दिन का राजा बनाऊंगा। उसे बाद में राजा ही बनाता है। फिर 1540 में एक और युद्ध होता है, बिलग्राम का युद्ध, ये जिसे कन्नौज का युद्ध भी बोलते हैं। तो बिलग्राम के युद्ध में भी यही होता है, हुमायूं और शेरशाह की सेना आमने सामने रहती हैं। शेरशाह सूरी अटैक नहीं करता, वेट करता है। वेट करता है तो फिर क्या होता है, बारिश हो जाती है, और बारिश हो जाती है तो हुमायूं के पास जो तोप खाना और ये सब था वो सारा बर्बाद हो जाता है। उसके बाद अटैक कर देता है
तो इसमें फिर से हुमायूं हार जाता है। तो हुमायूं दोनों युद्धों में हार गया और इस बार हुमायूं हारने के बाद भाग जाता है। ये पहले देखो इधर जाता है अमरकोट। अमरकोट में क्या होता है कि अकबर का जन्म होता है। पहले हिंडाल के यहाँ जाता है, हिंडाल के पास भी रहता है, फिर एक राजपूत राजा के पास रहता है। अमरकोट में अकबर का जन्म हो जाता है 1542 ईस्वी में। उसके बाद ये फिर ईरान चला जाता है, जहाँ पर्सिया के शाह के यहाँ रहता है, सफविद डायनेस्टी के रूलर थे। और उधर से फिर लौटता है 1555 ईस्वी में, फिर से अटैक करता है। पर लेकिन इसी बीच इधर क्या होता है कि इधर सूर डायनेस्टी रही। देखो पहले बाबर रहा आपका 1526 से 1530, फिर ये हुमायूं आपका 1530 से 1540 रहा, फिर 1555 में आया। लेकिन इसके बाद यहाँ 1540 से शेरशाह सूरी का शासन हो गया। तो शेरशाह सूरी आपका कन्नौज के युद्ध में जीत गया। तो 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी रहता है। फिर उसके बाद और उसके उत्तराधिकारी आते हैं सूर साम्राज्य के। शेरशाह सूरी का क्या रहता है कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। इसने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, रुपया चलवाया, और ये बाजार व्यवस्था के लिए अलाउद्दीन खिलजी की तरह इसने बाजार व्यवस्था लागू की थी, काफ़ी सुधार भी किए थे। और एक कालिंजर के युद्ध में 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। अब 1555 ईस्वी में हुमायूं फिर से लौटता है और दिल्ली को रीगेन कर लेता है। तो 1555 और फिर उसके कुछ ही दिनों बाद, लगभग 6 महीने या 8 महीने बाद, हुमायूं एक दिन अपनी नमाज पढ़ने के वहाँ अपनी दीन पना उसने कुछ बनाया था, लाइब्रेरी जाता है। लाइब्रेरी से जब लौट रहा होता है तो उस समय उसको क्या है ना, एकदम कुछ नमाज सुनाई देती है उसको। मतलब जो जैसे बैठता है वहाँ सीढ़ियों पे, तो एकदम वहाँ सीढ़ियों से गिर जाता है, एकदम नीचे गिरता है। फिर उसको भर्ती कराया जाता है, वो हुमायूं ख़त्म हो जाता है 1-2 दिन में ही। तो इस तरह से 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। उस समय हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर 13 वर्ष का था। उसके बाद अकबर को राजा बनाया जाता है। अकबर बैरम खां के संरक्षण में राजा बनता है और अकबर 13 वर्ष की अवस्था में 1556 ईस्वी में राजा बना। तो जो तीसरा जो शासक हुआ आपका अकबर, जहीरुद्दीन अकबर। अकबर की पहली शादी रुकैया बेगम से हुई थी, फिर जोधाबाई से भी होती है, वो बाद में देखेंगे। तो फिर अकबर गद्दी पर बैठते ही एक युद्ध लड़ता है। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। अकबर की ओर से था बैरम खां और उधर आदिल शाह का सेनापति हेमू। हेमू और अकबर दोनों के बीच में युद्ध होता है। हेमू उस युद्ध को जीत रहा था, लेकिन होता क्या है, कोई एक तीर हेमू की आंख में लग जाता है, जिससे बिना लीडर के जो सेना है उसमें उथल पुथल मच जाती है। तो इस तरीके से क्या है, उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और मुगल से युद्ध जीत जाते हैं। उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसको हेमू को अकबर के सामने लाया जाता है। बैरम खां बोलता है कि उसका सिर धड़ से अलग कर दो, लेकिन अकबर मना कर देता है, बोलता है वो तो खुद ही अज़ में आया तो उसका क्या करना। तो यहाँ बैरम खां उसका सिर धड़ से अलग कर देता है और इस तरह से पानीपत के द्वितीय युद्ध में मुगलों की विजय होती है और अकबर का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। अभी क्या होता है कि मुगल्स में फिर ये बात होने लगती है कि भाई बैरम खां उसका संरक्षक है और जो घर परिवार वाले हैं, तो वो बोलते हैं कि बैरम खां को कहीं दूर भेज दिया जाए। तो 1560 ईस्वी में बैरम खां को हज की यात्रा करने के लिए भेज दिया जाता है, जहां रास्ते में उसके कोई विरोधी उसकी हत्या कर देता है। तो इस तरह से बैरम खां का अंत होता है। अच्छा, बैरम खां थे, इन्हीं के पुत्र थे अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में नवरत्न थे। नवरत्न कौन कौन थे भाई? जैसे मुल्ला दो प्याजा थे, फैजी थे, बदायूं थे, बीरबल, मानसिंह, टोडरमल। टोडरमल जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, और आपके ये तानसेन, ये सब अकबर के दरबार में थे और अब्दुल रहीम खाने खाना थे। अच्छा जी, फिर अकबर और आगे क्या करता है कि 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति करता है। 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाता है, सुलह कुल की नीति अपनाता है, दीन ए इलाही धर्म बनाता है। और दीन ए इलाही धर्म को सबसे पहले अडॉप्ट करने वाला था बीरबल। बीरबल जिसके बचपन का नाम महेशदास था। और ऐसे करते हुए अकबर फिर 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध भी होता है। अकबर की तरफ से मानसिंह लड़े और उधर से महाराणा प्रताप के बीच। फिर अकबर की गुजरात विजय भी होती है,
फतेहपुर सीकरी और ये सब भी बनवाता है। अकबर के दरबार में एक अबुल फजल भी था। जो अबुल फजल है, इसने आईने अकबरी लिखा है, अकबरनामा लिखा है, जो और अकबर ने दीन इलाही धर्म भी चलाया। ये सब अकबर के काम रहे। अच्छा, और उसके बाद 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठता है जहांगीर। जहांगीर जिसके कि बचपन का नाम सलीम है। जहांगीर अपनी न्याय व्यवस्था के लिए बेहद फेमस है। उसने एक जंजीर लटकाई हुई थी। जहांगीर के काल में चित्रकला ने पशु पक्षियों और प्रकृति का चित्रण बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया है। इसके दरबार में एक प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर थे, तो उसके काल में चित्रकला की बहुत उन्नति हुई है। और जहांगीर ने अपना 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन किया, 22 साल। जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां। नूरजहां जिसके बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। और नूरजहां ने एक बार जहांगीर को महावत खां से बचाया था, और इसलिए नूरजहां का मतलब शासन में बहुत योगदान रहा है। अच्छा, जहांगीर का बेटा रहा है फिर आपका शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल आपका 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक रहा है। शाहजहां के काल में भारतीय स्थापत्य कला की बहुत ही उन्नति हुई। शाहजहां ने ही तो आपका ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया। शाहजहां की पत्नी का नाम था मुमताज़ महल, जिसके बचपन का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था वास्तविक नाम। अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल बनवाया। अब शाहजहां से आगे चलते हैं तो शाहजहां के, अच्छा एक चीज़ और हम भूल गए कि जो जहांगीर था, जहांगीर ने ही एक सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव का की हत्या करवाई थी। अच्छा, जहांगीर के उस, अब शाहजहां के पे आते हैं। देखो, शाहजहां काल रहा है आपका 1627 से 1658। शाहजहां के 4 बेटे थे। औरंगजेब सबसे बड़ा बेटा था दारा, दारा सिको, मुराद, सूजा और औरंगजेब। तो दारा सिको सबसे बड़े थे और शाहजहां दारा सिको को ही राजा बनाना चाहते थे। दारा सिको काफ़ी पढ़े लिखे इंसान थे और उन्होंने मतलब वेदों उपनिषदों का अनुवाद कराया और बहुत ही सहिष्णु प्रकृति के थे। फिर क्या होता है कि इनमें उत्तराधिकार के लिए लड़ाई होती है। उत्तराधिकार के लिए जब लड़ाई होती है तो धर्मट और समूहगढ़ के जो 2 युद्ध हुए, उनमें समूहगढ़ के युद्ध में औरंगजेब दारा सिको को हरा देता है और उस तरह से गद्दी पर औरंगजेब बैठता है। तो 1658 ईस्वी में औरंगजेब गद्दी पर बैठता है और औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहता है, लगभग 49 साल। सबसे ज़्यादा जो शासनकाल रहे इन्हीं के रहे। औरंगजेब का भी 49 ईयर्स और ये अकबर का भी 49 ईयर्स रहा था। अकबर का रहा था 1556 से 1605 और इनका रहा है औरंगजेब का 1658 से 1707। अब देखो औरंगजेब के काल में क्या क्या होता है। औरंगजेब तो जो है कट्टर सुन्नी मुस्लिम था और कुरान का बहुत अच्छा ज्ञाता था। इसके शासनकाल में एक तो गुरु तेग बहादुर जी जो 9वें गुरु थे सिखों के, उनकी हत्या करवाई गई। और इसने शिवाजी को मारने के लिए एक बार अफजल खां को भेजा, लेकिन अफजल खां और शिवाजी में ये बात हुई थी कि दोनों एक दूसरे मिलेंगे और बिना किसी अस्त्र शस्त्र के मिलेंगे। लेकिन शिवाजी जो आए थे वो हाथ में कुछ पहन के आए थे और जैसे ही वहाँ अफजल खां ने उनको हत्या करने की कोशिश की, उससे पहले ही उन्होंने अफजल खां की हत्या कर दी। उसके बाद एक बार शाइस्ता खां को जो भेजता है। शाइस्ता खां से जब लड़ाई होती है तो पता चलता है शाइस्ता खां की उंगलियां काट देते हैं शिवाजी और उनका बेटा, शाइस्ता खां का बेटा मारा जाता है। फिर उसके बाद जयसिंह को भेजता है। तो 1665 ईस्वी में जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि होती है। जयसिंह शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में लाता है, लेकिन वहाँ उनको उचित सम्मान नहीं मिलता। उचित सम्मान न मिलने की वजह से शिवाजी वापस लौटते हैं तो उनको वहाँ गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन शिवाजी क्या है कि औरंगजेब की जेल से छूट जाते हैं। और औरंगजेब क्या करता है कि 1689 ईस्वी में शिवाजी के पुत्र संभाजी की हत्या करवा देता है और साहू जी भी इनकी जेल में कैद थे। अब 1707 ईस्वी में, अच्छा औरंगजेब क्या है, मुगलों के विनाश के लिए भी, मुगलों के उसके लिए
मुगल मतलब कमज़ोर हो गए, इसके लिए इसलिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि इसके काल में इसके संबंध सबसे ख़राब हो गए थे, जाटों से, राजपूतों से, मुगलों से, सबसे लड़ाइयाँ हो गई थी। अच्छा देखो, अब इसके बाद कौन बैठा? मुअज्जम शाह, बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा 1707 से 1712 ईस्वी में। अब उसने क्या किया, उसने साहू जी को छोड़ दिया। अब जब साहू जी को छोड़ा तो उधर ताराबाई शासन शासन कर रही थी। ताराबाई का बेटा था शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय के नाम से ताराबाई शासन करती है। अब इधर से साहू जी जाते हैं तो साहू जी को इनका एक पेशवा बाजीराव बाजीराव सपोर्ट करता है। इस तरह से एक युद्ध होता है जिसमें साहू की विजय होती है और इधर से ये आपका मराठा एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। अभी हम आते हैं इधर ही, तो बहादुर साहब फर्स्ट के बाद जहांदार शाह आता है, फिर उसके बाद आपका ये फर्रुखसियर आता है। फर्रुखसियर को राजा बनवाने में दो सैयद ब्रदर्स का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्हें सैयद ब्रदर किंग मेकर भी बोलते थे। सैयद ब्रदर्स राजा बनवाते थे फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर के काल में क्या हुआ है कि फर्रुखसियर एक बार बीमार हो जाता है तो एक अंग्रेज चिकित्सा अधिकारी उसका उनका इलाज कर देता है। तो इससे खुश होकर वो 1770 ईस्वी में फरमान जारी कर देता है फर्रुखसियर कि बंगाल में उनको ड्यूटी फ्री व्यापार करेंगे। अगर अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज़ सबसे पहले आ तो ये अकबर के काल में ही गए थे भाई। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी और अकबर की मृत्यु हुई है 1605 ईस्वी में। पहले ये हॉकिंस आया था, विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में। उसके बाद 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आया है जहांगीर के दरबार में। और फिर उन्होंने 1611 लगभग 1613 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री भी स्थापित की थी। अच्छा अब ये इधर आते हैं, तो देखो फर्रुखसियर के बाद बनता है राजा मोहम्मद शाह रंगीला। उसका वैसा नाम था रोशन अख्तर। तो मोहम्मद शाह रंगीला क्या करता है कि वो सबसे पहले तो सैयद ब्रदर्स को मरवाता है, क्योंकि वो सैयद ब्रदर्स की वजह से ही राजा बना था। लेकिन उसको डर था कि जिस हिसाब से उन्होंने फर्रुखसियर को मरवा दिया था कहीं उसे न मरवा दें, इसीलिए। और इसके लिए वो हेल्प लेता है आसफ जहाँ की। आसफ जहाँ जो निज़ाम था हैदराबाद की, जिसने स्थापना की है 1724 ईस्वी में, उसकी मदद लेता है और उसको वहाँ इंडिपेंडेंट बना देता है। इधर में अलीवर्दी खां और वो वहाँ चले जाते हैं नवाब में, वो नवाब वहाँ बंगाल में शासन करने लगते हैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला के काल में क्या है, एक तो कला ने बहुत उन्नति की, डांस ड्रामा और इस सब चीज़ों में। और दूसरा होता है कि नादिर शाह अटैक करता है 1739 ईस्वी में। अफगान नादिर शाह आता है, यहाँ से पीकॉक थ्रोन और इन सब चीज़ कोहिनूर हीरा इन सब को ले जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, मुगल्स फिर बहुत ही कमज़ोर हो गए और मुगल्स में एक और रहे हैं, अकबर द्वितीय आए हैं। अकबर द्वितीय के काल में महत्वपूर्ण घटना ये हुई कि उन्होंने राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा था कि उनकी पेंशन में वृद्धि की जाए। और बाकी में शाह आलम द्वितीय था जिसके काल में ये इलाहाबाद की संधि हुई है। इधर में देखो 1757 में आपका प्लासी का युद्ध, फिर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध, और फिर 1765 में प्लासी ये इलाहाबाद की संधि हुई जिसमें शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी वसूलने का अधिकार दे दिया। और बाद में आपका सबसे लास्ट रूलर रहा है इनका बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जिसको कि 1857 की क्रांति में नज़रबंद करके रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये सब है मुगल्स के बारे में। सो दिस इज़ फॉर द डे। थैंक यू।